जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। आज का ये हमारा 7वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 6 लेक्चर और ले लिए हैं, जिसके पहले लेक्चर में हमने संविधान की परिभाषा, उसकी मांग के बारे में डिस्कस किया। दूसरे लेक्चर की बात करें तो बैठक और उसकी प्रमुख समितियों के बारे में बात की। वहीं बात करें तीसरे लेक्चर की तो संविधान प्रभाव में कैसे आया, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। चौथे लेक्चर के बारे में बात करें तो इसकी जो प्रमुख 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। पाँचवें लेक्चर में हमने इसके 22 प्रमुख जो भाग हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया। और इसके 6वें भाग में हमने इसके स्रोत के बारे में बात किया, फिर वो चाहे आंतरिक स्रोत के बारे में हो या फिर विदेशी स्रोत के बारे में। इन सभी के बारे में हमने पिछले 6 लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है और आज हम प्रस्तावना के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आज के लेक्चर में, है ना। सबसे पहले हम संविधान के बारे में देखेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि पिछले वीडियो में छूट गई हैं। तो ये हम सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर इसको बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद में जब ये बन गया तो उसको लिखना था। अब अगर लिखना था तो किसी ऐसे व्यक्ति से तो लिखवाएंगे नहीं जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, ऐसे में कुछ किसी को समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो उनके द्वारा भारतीय संविधान की मूल प्रति लिखवाई गई, जो कि इन्होंने अंग्रेजी इटैलिक भाषा में हाथों से लिखी थी। इसको ना तो प्रिंट कराया गया और ना ही टाइप कराया गया, इसको हाथों से लिखवाया गया था। और कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही, प्रेम बिहारी नारायण ने ही दोनों भाषाओं में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इन्होंने ही भारतीय संविधान को लिखा है। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें बताया गया है कि इंग्लिश में इटैलिक भाषा में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी गई थी, और हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में भारतीय संविधान को बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। ये भी हस्तलिखित ही थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मैंने इसका प्रूफ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में रखा है, जिसको आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जाना कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, जो कि अंग्रेजी इटैलिक भाषा में लिखी थी, वो लिखी गई थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और उसके बाद में हिंदी भाषा में संविधान को लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। और वहीं बात करें तो इसके जो पन्नों पे चित्रांकन किया है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद में ये रहा उसका प्रूफ। ये एक स्टैंडर्ड बुक का एक छोटा सा कटिंग है जो कि मैंने इसमें डाला हुआ है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इसका जो हिंदी संस्करण है वो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया है और नंदलाल बोस के द्वारा इसका जो बॉर्डर है उसको बनाया गया है ना। उसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने प्रस्तावना में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना को प्रस्तावित कब किया गया। तो प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तावित 13 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। वहीं अगर बात करें कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। वहीं अगर बात करें
हमारे प्रस्तावना की भाषा को, तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे भारतीय संविधान जब बना था उसके पहले लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था। तो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, भाषा ली गई थी, ना कि प्रस्तावना। इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। तो बॉर्डर के बारे में मैंने अपने पिछले स्लाइड में भी बताया कि इसका बॉर्डर नंदलाल घोष के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये है कि प्रस्तावना, हमारे प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो हम भारत के लोग से होती है और इसका जो अंत होता है वो 26 नवंबर 1949 अंगीकृत से समाप्त होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, जैसे कि इसमें ये जब ये लागू हुई थी, मतलब भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे। उसके बाद में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें से पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथनिरपेक्ष और तीसरा शब्द था अखंडता। इन तीनों चीज़ों को हमने भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो कि 42वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, तो इस 42वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इन तीनों शब्दों को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया है। उसके बाद में ये रहे हमारे प्रस्तावना, जो कि एक इंग्लिश में लिखी हुई है और इस तरफ हिंदी में लिखी हुई है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से दे दिया है। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। याद रखिएगा, हमारे 42वें संविधान संशोधन को ही छोटा संविधान के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं इसके कुछ प्रमुख शब्द, जैसे कि एक हो गया संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि भारत के ऊपर किसी और का, मतलब भारत देश के ऊपर किसी और देश का कोई भी पावर नहीं रहेगा। भारत देश खुद के लिए स्वतंत्र है, खुद के निर्णय वो स्वयं ले सकता है, फिर वो चाहे आंतरिक मामला हो या फिर बाहर के मामले हों। उन सब के बारे में अगर कोई भी चीज़ हमारे भारत से रिलेट करती है तो उस चीज़ का जो डिसीज़न होगा वो भारत स्वयं ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे समाजवादी की। समाजवादी शब्द का अर्थ है एक ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व, नियंत्रण, इसके साथ में वितरण, ये सभी कुछ समतुल्य सामंजस्य होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष को हमने 42वें संविधान संशोधन भारतीय अधिनियम 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। उसके बाद में बात करें पंथ निरपेक्ष शब्द की मतलब की, तो इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में सभी प्रकार के धर्म रहेंगे और उसका सम्मान सभी लोग करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे लोकतांत्रिक का। तो लोकतांत्रिक जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है वयस्क मताधिकार, जो कि जो वोट देने का अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। सामाजिक चुनाव, उसके बाद में कानून की सर्वोच्चता, कानून सबसे बड़ा होगा, इसके बारे में भी बताया है। लोकतांत्रिक का अर्थ यह होता है। उसके बाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस चीज़ के बारे में भी है। भेदभाव का अभाव, इन सभी चीज़ों के बारे में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक का मतलब यही सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी सारी चीज़ें लोकतांत्रिक कहलाती हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं गणतंत्र शब्द का अर्थ। तो गणतंत्र शब्द का अर्थ 2 प्रकार का होता है। अगर बात करें लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है
वो दो प्रकार की होती है, एक है वंशागत लोकतंत्र और एक होता है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो जिसमें भारतीय संविधान जो है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाए हुआ है। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ होता है कि यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिकता की स्वतंत्रता से है। यहाँ भारत में सभी जो नागरिक हैं वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा या उनके ऊपर किसी भी प्रकार की उत्पीड़न नहीं की जा सकती। उसके बाद में हम बात करेंगे न्याय शब्द के बारे में। तो न्याय शब्द का अर्थ तीन चीज़ों में देखा जा सकता है, जिसमें पहला शब्द होता है सामाजिक न्याय, दूसरा शब्द होता है राजनीतिक न्याय और तीसरा और अंतिम शब्द होता है आर्थिक न्याय। अब बात करते हैं समता शब्द की। तो समता शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थित और अवसर प्रदान करने की बात की गई है। मतलब कहने का कि हमारे भारत में जो भी व्यक्ति होंगे उनको सभी प्रकार के समान अवसर दिए जाएंगे। वहीं अगले बारे में बात करें तो बंधुत्व के बारे में है। तो बंधुत्व शब्द का अर्थ है भाईचारे की भावना। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में ये जो मुख्य शब्द हैं इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखते चलिएगा, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अब जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सभी को अब हम प्रश्न उत्तर के तहत MCQ देखेंगे और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन में और आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में किसके द्वारा लिखी गई थी। आपका पहला ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, दूसरा ऑप्शन है बसंत कृष्ण वैद्य, तीसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस, चौथा है ये सभी। बताइए कि भारतीय संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर बात करें बसंत कृष्ण वैद्य, तो बसंत कृष्ण वैद्य जो कि स्टैंडर्ड बुक में पता चलता है कि हिंदी भाषा जो हमारा भारतीय संविधान की हिंदी मूल प्रति है वो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखी गई थी। और वहीं बात करें अगर नंदलाल बोस के बारे में, तो नंदलाल बोस ने इसके पन्नों में चित्रांकन किया है। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में और ये आपसे पूछ रहा है क्या कि भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी भाषा में किसने लिखी थी, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है। फिर भी आप बताइए। आपका पहला ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, दूसरा ऑप्शन है बसंत कृष्ण वैद्य, तीसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइएगा कि संविधान सभा की भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी भाषा में किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा बसंत कृष्ण वैद्य। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखी थी जो कि इटैलिक भाषा में थी। नंदलाल बोस के द्वारा इसके जो पन्ने हैं उसमें चित्रांकन किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में और ये आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को, जो कि तीसरी बैठक थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक थी, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको स्थायी रूप से इनका अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में और ये आपसे पूछ रहा है क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया हुआ है। उसके बाद में ये प्रस्तावना की भाषा तो ली ही हुई है। उसके बाद में संसदीय विशेषाधिकार लिए हुए हैं और उसके बाद में साथ ही साथ हमने केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। वहीं अगर बात करें कनाडा के बारे में, तो कनाडा से हमने राज्यों का संघ लिया है, संघीय व्यवस्था ली है और राज्यपाल द्वारा जो राज्यपाल जो है वो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। ये चीज़ें भी हमने यहीं से ली हुई हैं। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने कनाडा से ली हुई है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, जिनमें से मुख्य कुछ ये हैं जैसे कि मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया। अगर आप राष्ट्रपति को हटा दिया है तो उसको तो लेंगे ही ना, उसका निर्वाचन तो होगा ही, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बातें भी यहीं से ली हुई हैं। अब जैसे अमेरिका में एक उपराष्ट्रपति होता है, यही जो चीज़ें हैं वो हमने अमेरिका से लिया हुआ है।
तो हमारे भारत में भी एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये भी हमने अमेरिका से लिया हुआ है। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ये भी अमेरिका से लिया हुआ है। हमारा संविधान सबसे बड़ा होगा, सबसे आगे होगा, ये चीज़ें भी हमने यहीं से ली हुई हैं। और उसके बाद में संविधान का संशोधन, ये भी चीज़ें हमने अमेरिका से उठाई हुई हैं। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का बॉर्डर किस व्यक्ति के द्वारा डिज़ाइन किया गया था? नंदलाल घोष, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उसके बाद में है कृष्ण बसंत कृष्ण वैद्य। इसका सही आंसर है नंदलाल घोष। नंदलाल घोष के द्वारा जो भारतीय संविधान सभा का बॉर्डर है, इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। वही बात करें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में, तो इन्होंने इंग्लिश में इटैलिक भाषा में हमारे भारतीय संविधान को लिखा था, जो कि हस्तलिखित था। और उसके बाद में हिंदी में हमारी भारतीय संविधान को बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था, ये भी हस्तलिखित था। और आपका अगला क्वेश्चन ये है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आपका पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 45वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 45वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। बताइएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को किस संशोधन के साथ जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम के तहत ये तीनों चीज़ों को जोड़ा गया था। क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन सभी चीज़ों को हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत हमारे भारतीय जो संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया था। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में जो भी त्रुटि हुई हैं, शब्दों की त्रुटि के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।